जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे BSKG 178 बुक के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में। इस बुक में टोटल 4 खंड हैं, जिसमें 22 अध्याय हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन राजनीति के नाम, दंड और धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र। तो सबसे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले हम देखेंगे कि इसके में बेसिक क्या है, इस किसके बारे में है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम कि यह प्राचीन राजनीति शास्त्र कितनी पुरानी है, इसका इतिहास कितना पुराना है और इनके क्या क्या नाम है। तो इसमें चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे इसका उद्देश्य, फिर देखेंगे हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का आशय क्या है। तो इस चिंतन का अर्थ होता है समाज की समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे राजनीतिक शास्त्र के विविध नाम क्या हैं, और फिर देखेंगे दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। इन को देखने के बाद हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं, इसके विविध नाम क्या हैं। और एक बार शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं कि दंड नीति क्या है, नीति शास्त्र क्या है, धर्मशास्त्र क्या है। तो इसके विविध नाम है। स्मृतियों के आधार पर राजधर्म है, महाभारत में राजशास्त्र, दंड नीति एवं अर्थशास्त्र है, तथा पंचतंत्र में इसे नृपतंत्र कहकर पुकारा गया है। तो इसमें हम देखते हैं दंड नीति क्या है। तो राजसत्ता का अंतिम आधार दंड नीति होता है। जो कानून तोड़ता है उसको राजनीतिक सत्ता द्वारा दंड प्रदान किया जाता है, जिसे दंड नीति बोलते हैं। कौटिल्य इसके खिलाफ थे। आगे हम देखते हैं नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र का मतलब अर्थ ही इसका बता रहा है कि पॉलिसी। पॉलिसी इसका एक स्पेशल सब्जेक्ट भी है, एथिक्स। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है, उचित और अनुचित में अंतर बताने वाला क्या होता है, नीति शास्त्र होता है, जिसे हम इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट कहकर भी पुकार सकते हैं। धर्मशास्त्र समाज में उपस्थित विविध संस्थाओं से संबंधित नियमों को स्थापित करने वाला शास्त्र धर्मशास्त्र होता है। तो धर्म धर्म अपने आप में क्या होता है, जो कि हम आजकल बोल देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये क्या है, ये धर्म की सही परिभाषा नहीं है। हम धर्म की रियल परिभाषा क्या है, अपनी जिम्मेवारियों, कर्तव्यों को पालन करना ही धर्म है। और इसका मेन डेफिनेशन क्या हो गई, खुद और समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेवारियों, कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। तो रियल में धर्म की वैल्यू, रियल डेफिनेशन यही है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में क्या है कि इसमें उल्लेखित है कि राजा ऐसे पुरोहित को नियुक्त करता है जो कि धर्म और अर्थ में बारे में दोनों को नॉलेज हो, और जिससे पता चलता है कि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से संबंधित है, तथा अगर धर्मशास्त्र राजनीति शास्त्र का हिस्सा है तो अर्थशास्त्र भी राजनीतिक शास्त्र का हिस्सा हुआ। तो टोटल चैप्टर में हम राजनीतिक शास्त्र के बारे में बात करेंगे, उनके नाम है तथा उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बस यही ओवरऑल चैप्टर है हमारा। आइए हम इसको क्वेश्चन आंसर की मदद से देखते हैं, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट आप आंसर दे पाओ, और आपको समझने में भी आसानी हो, और आपको आसानी से समझ में आए कि क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें क्या देना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि और बुक्स की भी अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको सोल्ड असाइनमेंट भी मिलते हैं, आपको इग्नो से जुड़ी सारी अपडेट्स भी मिलती हैं, और सारी बुक्स के सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसानी से इजी सॉल्यूशन जिसका आपको दिया जाता है। आइए हम बात करते हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो इसमें देखेंगे हम प्राचीन राजनीतिक क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन राजनीति के नाम, दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र इकाई का परिचय दीजिए। तो हमें सबसे पहले किसका परिचय देना है, प्राचीन राजनीति का। और फिर इसके क्या देना है, दंड नीति के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, नीति शास्त्र इकाई के बारे में इसका परिचय देना है। तो इस चैप्टर का ब्रीफ मैंने आपको पहले ही दे दिया है। और अब हम देखेंगे इस चैप्टर का मेन सॉल्यूशन। आपको अगर देखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं।
ये क्वेश्चन नंबर के मेन पॉइंट्स है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डायरेक्ट हमारे मेन आंसर के बारे में। मेन आंसर में क्या है कि हमारा जो भारत में प्राचीन भारतीय विचारधारा और निरंतर चर्चा होती रही है। तो एक बात और है कि जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है वो कब से कब तक माना जाता है, तो वैदिक काल से लेकर मुगल काल तक हम इसको मानते हैं। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी शासन से संबंधित कुछ सिद्धांत के संकेत मिलते हैं। हालांकि वैदिक काल में राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं देखा गया, न इससे जुड़ी कोई विशेष शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। बाद में उत्तर वैदिक काल के बाद जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामने आया और साथ ही रामायण तथा विशेष रूप से महाभारत में राजनीति से संबंधित विचार व्यक्त किए गए, तब प्राचीन राजनीतिक शास्त्रीय नामों का प्रयोग शुरू हुआ। और महाभारत में बृहस्पति और भारद्वाज जैसे विद्वानों को राजशास्त्र का प्रवर्तक बताया गया। बुद्ध चरितम में भी अशोक घोष ने राजशास्त्र शब्द का उल्लेख किया है। प्राचीन समय में राजनीति का प्रभाव बहुत ही व्यापक था। महाभारत में यह बताया गया है कि जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी पशुओं के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार राजशास्त्र में भी सभी शास्त्रों की सामग्री सम्मिलित होती है। यह कोई सीमित विषय नहीं है, बल्कि एक विशेष क्षेत्र है। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसमें धर्म से जुड़े पहलुओं को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसमें सामाजिक व्यवस्था, विचारधारा और राज्य की सत्ता सभी एक साथ जुड़े होते हैं, जो व्यक्ति के कल्याण की दिशा को में मार्गदर्शन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम, प्राचीन भारतीय राजनीति से जुड़े प्रमुख विचारों, दंड और नीति शास्त्र का परिचय दीजिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति और स्वरूप पर चर्चा कीजिए। तो ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं। तो अब इसको हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको आंसर देने में प्रॉब्लम ना हो। प्राचीन भारतीय राजनीति में संबंधित विचारों की निरंतर चर्चा होती रही है। ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में शासन और राजस्व से जुड़े कुछ बिंदुओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वैदिक काल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं देखा गया, न इसका औपचारिक अध्ययन प्रचलित था। देखो, ये पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। समय के साथ, विशेषकर उत्तर वैदिक काल के बाद, जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामने आया तथा महाकाव्य जैसे रामायण और विशेष रूप से महाभारत में राजनीतिक विचार प्रमुखता से आए, तब राजनीति को एक विशिष्ट शास्त्र के रूप में पहचाना जाने लगा। पहले क्या था, इसका एक विशेष विषय नहीं था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हमने रामायण महाभारत में इसको राजनीति के बारे में प्रमुखता से पढ़ा, तो देखा कि राजनीति को एक विशिष्ट शास्त्र के रूप में पहचान मिली। महाभारत में बृहस्पति और भारद्वाज जैसे मनीषियों को राजशास्त्र का प्रवर्तक माना गया है। अशोक घोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्रम में राजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। महाभारत इस बात को स्पष्ट करता है कि राजशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो न केवल शासन बल्कि धर्म और समाज से गहराई से जुड़ा है। तो हम महाभारत से क्या इसमें एक अलग चेंज आया है कि ये राजशास्त्र शासन, धर्म और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे हाथी के पद चिन्ह, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में जो विभिन्न नाम है उनका वर्णन करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र को किन किन नामों से जाना जाता है, तो दंड नीति, धर्म नीति और आर्थिक शास्त्र, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। भारत में प्राचीन काल से ही राजनीति के ज्ञान को अलग अलग नामों से जाना गया है। समय और परिस्थिति के अनुसार न केवल इसकी लोकप्रियता में बदलाव आया है, बल्कि इसके नामों में विविधता देखी गई है। धार्मिक और साहित्य ग्रंथों में इसे विभिन्न नामों से संदर्भित किया गया है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, स्मृतियों में इसे राजधर्म, तो इसका हम मेन क्या देखेंगे कि जो स्मृति है उसमें इसको राजधर्म बोला गया है। महाभारत में इसे राजशास्त्र बोला गया है। और दंड नीति और अर्थशास्त्र तथा पंचतंत्र में इसे नरकतंत्र कहा गया, जिसे मैं पहले आपको चैप्टर 1 के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोफेसर अल्टकेयर के अनुसार प्राचीन भारत में राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे नामों से राजनीतिक विचारधारा को जाना जाता था। इसमें दंड नीति शब्द विशेष रूप से उस अवधारणा से जुड़ा जहाँ शासन का मूल आधार दंड यानी व्यवस्था को माना गया है। कई विद्वानों का मानना है कि यदि शासक द्वारा अपराधियों को दंड नहीं दिया जाए तो
राज्य में अराजकता फैल जाती है, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड आवश्यक है। तो हम दंड नीति के बारे में बताया गया है कि दंड शास्त्र के बारे में, कि अगर कोई शासन है, कोई राज सत्ता है, अगर वह कोई अपराधी होगा उसको दंड नहीं देगा तो सभी अपराध करने लग जाएंगे, अनुशासनहीनता फैल जाएगी तथा राज सत्ता बिखर जाएगी। इसलिए दंड देना बहुत ही आवश्यक है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हालांकि क्या है कि कौटिल्य इस सोच के पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनके अनुसार दंड केवल भय उत्पन्न करता है, लेकिन नैतिकता और कर्तव्य की समझ विकसित नहीं होती। कौटिल्य का समझना यह था, मानना यह था कि अगर आपको दंड नीति अपनाओगे तो उसमें क्या होगी, लोग भय मानेंगे तथा जो उनकी अंदर नैतिकता है, सेल्फ, उसके अंदर खुद के अंदर जो करने की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, सेल्फ डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएंगे तथा अपनी राजसत्ता को पूरी तरह विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो इसके थोड़े खिलाफ थे। वे मानते थे कि कानून का पालन केवल डर से नहीं बल्कि नैतिक जागरूकता से होना चाहिए। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि दंड देने वाला केवल राजा नहीं बल्कि दंड शासक होता है, इसलिए इस व्यवस्था को दंड नीति कहा गया है। तो जो भी दंड देते हैं वो किसी नियम के अनुसार देते हैं जिसका निर्धारण एक राजा करता है, इसलिए इसे दंड शासक द्वारा दिया जाता है तथा इस पूरी व्यवस्था को दंड नीति कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य ने क्या दिया था, हमें अर्थशास्त्र दिया था जिसकी शासन प्रणाली और नीतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। वही नीति शास्त्र शब्द का अर्थ होता है नीति या सदाचरण मार्ग दिखाने वाला शास्त्र। यह उचित अनुचित के बीच में फर्क करना सिखाता है। भर्तहरि के नीति पुस्तक सहित कामनंद और शुक्र के ग्रंथों में भी इस विषय की गहराई से चर्चा की गई है और इन्हें विशेष रूप से नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है, न कि दंड नीति और राजशास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें पहले क्या है कि इनके अनुसार जो हम भर्तहरि देखते हैं, कामनंदक देखते हैं और शुक्र है, इनके जो ग्रंथ थे इसमें हम इसको किस नाम से जानते हैं, नीति शास्त्र के रूप में जानते हैं। तो ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से संबंधित है। समय के साथ नीति शब्द का प्रयोग केवल राजकीय नीतियों के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के सामान्य आचरण के लिए भी होने लगा। डॉक्टर भंडारण का मत है कि जब नीति शब्द का उपयोग व्यवहारिक जीवन में नीति नियमों के लिए होने लगा तब शासक के विशेष आचरण के लिए अलग अलग राजनीतिक शब्दों की आवश्यकता पड़ी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राजनीतिक शास्त्र में दंड नीति का क्या अर्थ है और इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम इसके बारे में हम डिस्कस में अभी किया है और पढ़ चुके हैं, एक बार इसकी रीडिंग और कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। एक बार आप सुनते रहिए और मेन मेन पॉइंट है उनको आप नोट करते रहिए ताकि आपको बाद में समराइज करने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से इसे याद कर सकें। महाभारत में दंड नीति को प्रजापति यानी कि राजा द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया। विशेष रूप से शांति पर्व ग्रंथ में क्या बताया गया है कि शासन प्रणाली का संचालन दंड यानी दंड, दोनों मतलब एक ही है, अलग अलग तरीके से लिख रखा है, के माध्यम से ही संभव है। इसलिए राजनीति को दंड नीति कहा गया है क्योंकि इसमें अनुशासन और न्याय की स्थापना दंड द्वारा की जाती है। दंड नीति समाज के सभी वर्णों के कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी बनाती है। शांति पर्व के 59/78 में एक श्लोक के द्वारा इसको बताया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड को शासन की स्थिरता और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है कि दंड को शासन की स्थिरता के लिए और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार दंड नीति 4 विद्याओं के कौन कौन सी विद्याएं हैं, आनुवंशिकी, त्रियी, वार्ता, दंड नीति में से एक है जो सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। और इसमें जो हम श्लोक के माध्यम से इसमें समझ सकते हैं। मनु ने भी दंड के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ईश्वर ने इस संसार की रक्षा के लिए राजा की स्थापना की जो समाज में भय और अनुशासन बनाए रखता है। मनु स्मृति की 7/3 में लिखा है कि अराजक स्थिति से बचने के लिए धर्म की रक्षा हेतु दंड की व्यवस्था की गई है, और वो इस श्लोक के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि मनु ने राजशस्त्र शब्द का को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन उन्होंने दंड को स्वयं राजा बताया है और उसे धर्म का रक्षक माना है। और मनु ने भी इसका कठोर समर्थन किया है, जिसे और यह क्या मानता है कि धर्म दंड शास्त्र को सही मानता है और राजसत्ता के लिए एकदम सही है। प्राचीन भारतीय संदर्भ में दंड नीति को शासन और प्रशासन का विज्ञान कहा गया है। कौटिल्य
मन्नु, बृहस्पति, शुक्राचार्य सभी उन 4 प्रमुख विद्याओं में मानते हैं जिनके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है। मतलब दंड शास्त्र क्या है? उन 4 प्रमुख विद्याओं में से एक है। मन्नु के अनुसार जब प्रजा निद्रा में होती है, जब सो रही होती है, तब भी दंड उनका रक्षक बना रहता है और इसी भय से लोग न्याय के मार्ग पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या धर्मशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान का पर्याय माना जा सकता है? स्पष्ट करें। धर्मशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में जो क्या डिस्कस करेंगे, राजनीति विज्ञान का पर्याय माना जा सकता है नहीं माना जा सकता। मेनली हमें डिस्कस क्या करना है, अगर कहीं भी आपके क्वेश्चन में आता है कि धर्मशास्त्र क्या है, तो धर्मशास्त्र के बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं धर्मशास्त्र को। प्राचीन भारत में धर्मशास्त्र को एक ऐसा शास्त्र माना गया है जो समाज की विभिन्न संस्थाओं और उनके व्यवहार से जुड़े नियमों को व्यवस्थित करता है। इसी कारण इसे राजनीतिक विज्ञान का एक पर्याय भी समझा गया है। हालांकि धर्मशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और यह केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, फिर भी राजधर्म इसका एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। धर्म शास्त्र में राजा के कर्तव्य, अधिकार और राज्य संचालन से संबंधित विधान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसे यह राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। तो धर्मशास्त्र क्या है? ये राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। उत्तर वैदिक काल में जब धर्मसूत्रों का विकास हुआ, धर्मशास्त्र के अंतर्गत राजधर्म को पहली बार एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसमें इसको एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद स्मृतियों में भी राजधर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस तरह धर्मशास्त्र केवल धार्मिक नियमों का संकलन न होकर एक ऐसा ग्रंथ बन गया है जो राजा और राज्य दोनों के संचालन के लिए आवश्यक राजनीतिक सिद्धांत को भी प्रस्तुत करता है। तो यह एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्टैंड करता है, जिसका महत्व है बहुत अधिक। इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्मशास्त्र न केवल धार्मिक आचरण का मार्गदर्शन करता है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को भी दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है। तो इस प्रकार धर्मशास्त्र क्या होगा? धार्मिक आचरण कर रहे हैं लोग, धर्म धर्म के बारे में जो भी हमने डिस्कस किया था उसके आचरण करने वाला मार्गदर्शन करता है। इसको न लेकर राजनीतिक व्यवस्था को भी दिशा दिखाने वाला ग्रंथ बन गया है। इसी कारण इसे प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान का पर्याय माना गया है, जो कि हमें क्वेश्चन में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र में नीति शास्त्र का क्या महत्व है? नीति शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। नीति शास्त्र की परिभाषा, राजनीतिक शास्त्र में इसका स्थान स्पष्ट कीजिए। तो मेनली इसमें क्या हो गया, हम देखते हैं कि नीति शास्त्र के बारे में देखेंगे। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र शब्द में नीति की व्युत्पत्ति संस्कृत की नी धातु से मानी जाती है, जिसका आशय है ले जाना, मार्ग दिखाना। इस आधार पर नीति का अर्थ हो गया भले बुरे, उचित अनुचित और विवेक कराते हुए मनुष्य को सही दिशा में ले जाना, मार्गदर्शन कराना। तो इस प्रकार नीति शास्त्र की एक परिभाषा बन गई। यह शास्त्र जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक निर्णय, व्यवहारिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। यह एक उत्तम परिभाषा होगी जिसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त होंगे। अगर टीचर देखेगा तो ये बहुत ही बेस्ट आंसर है। चौथी और 5वीं शताब्दी के दौरान अर्थशास्त्र और दंड नीति जैसे पारंपरिक राजनीतिक शब्दों के स्थान पर नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और न्याय शास्त्र जैसे शब्द प्रचलित हो गए थे। तो चौथी और 5वीं शताब्दी के बाद क्या था कि जो अर्थशास्त्र और दंड नीति जैसे पारंपरिक शब्दों के बजाय हम क्या यूज करने लगे थे? नीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और न्याय शास्त्र जैसे शब्द यूज करने लग गए थे। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं, कामनंदक ने अपने प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ को नीति शास्त्र का नाम दिया है और उन्होंने इसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त अमृत कहा है, और यह इस श्लोक के माध्यम से हम देख सकते हैं। और हम शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति वस्तुतः दंड नीति का ही एक परिष्करण रूप है। इसी प्रकार पंचतंत्र को नीति आधारित कथाओं के माध्यम से राजनीतिक सिखाता है। उसमें भी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र को एक दूसरे का पर्याय माना गया है। वहां न्याय शास्त्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसका आशय नीति शास्त्र मार्ग या शासकीय नीति से है। डॉक्टर काणे के अनुसार न्याय शब्द नीतिपूर्ण मार्ग को दर्शाता है और यह संभवतः अर्थशास्त्र से ही विकसित हुआ है। लौकिक संस्कृत साहित्य में, जैसे कि आपको नीचे बताया गया है, न्याय का प्रयोग राजनीति के संदर्भ में हुआ है। महाभारत के शांति पर्व
में यह बताया गया कि जिन उपायों से जनता नीति के मार्ग से विचलित न हो उन्हें नीति शास्त्र दर्शाया गया है। तो इस चैप्टर में टोटल ओवरऑल देखें तो हम महाभारत का शांति पर्व ही इसमें महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, जिसमें दंड शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र सारे इसमें समावेशित है। इस प्रकार कालांतर में नीति शब्द न केवल नैतिक बल्कि राजनीतिक सिद्धांतों का भी प्रतिनिधित्व बन गया है। इस संदर्भ में नीति मयूख, नीति वाक्यामृत जैसे ग्रंथों की रचना हुई। अब अर्थशास्त्र की बात करें तो यह शब्द शासन व्यवस्था और राजकीय प्रबंधन से जुड़ा है। आपस्तुबंध धर्मसूत्र में उल्लेखित कि राजा को ऐसे पुरोहित नियुक्त करने चाहिए जो धर्म और अर्थ दोनों का ज्ञाता हो, जिससे स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र शासन संबंधी ज्ञान को दर्शाने वाला शब्द है। और महाभारत में भी बृहस्पति और अन्य आचार्यों द्वारा रचित अर्थशास्त्र का उल्लेख हुआ है। डॉक्टर काणे के अनुसार अर्थशास्त्र और दंड नीति को राजनीति विज्ञान के पर्याय के रूप में दो दृष्टियों में समझा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र और दंड नीति को अलग अलग किस पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है, व्यापक अर्थ है जिसमें शिक्षा हो गया, भूमि संसाधनों की रक्षा, कृषि, पशुपालन, मित्रता आदि विषय आते हैं। यही वह कारण है कि समाज और प्रशासन से जुड़ी विद्या को अर्थशास्त्र कहा गया था। राज्य की रक्षा हेतु दंड का प्रयोग, जब दंड प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया तो इस विद्या को दंड नीति का नाम दिया गया। ऊपर जो हमने विषय पढ़े थे, जो अर्थ पढ़े थे, उस पर जो नियम लगाकर दंड प्रणाली पर जोर दिया उसको दंड नीति का नाम दे दिया। कौटिल्य के शब्दों में इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं, जो ये श्लोक है, इस प्रकार नीति, अर्थ और दंड ये तीनों पहलू मिलकर प्राचीन भारतीय राजनीति विचारधारा की बुनियाद बनाते हैं। नीति शास्त्र इस ढांचे में नैतिक दिशा दिखाने वाला मुख्य स्तंभ बनकर उभरता है। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि जो तीनों है, जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने इसको सही से डिस्क्राइब किया है और बताया है कि जो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जो नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और दंड ये तीनों पहलू मिलकर प्राचीन भारतीय विचारधारा राजनीतिक शास्त्र को बनाते हैं, जिसमें हम नीति शास्त्र इसके नैतिक ढांचे को दिशा दिखाने वाला मुख्य स्तंभ बनकर उभरता है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था और इसका आंसर एकदम डिस्क्राइब किया है। और यहाँ होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। और आगे हम देखेंगे इसी प्रकार सीरियल वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 22 तक। और इसी साथ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।